प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास के लिए चैप्टर विमीय गति से संबंधित हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जो वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ पर आधारित होगा। पहला न्यूमेरिकल पर है कि निम्नलिखित सारणी से समय वेग ग्राफ बनाइए। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, समय और प्रत्येक समय के वैल्यू के साथ एक वेग दिया हुआ है और इस सारणी के आधार पर वेग समय ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले वेग समय ग्राफ हम बना लेते हैं। क्योंकि समय और वेग में से समय जो है कि नहीं एक स्वतंत्र राशि है, मतलब कि स्वतंत्र चर राशि है, और वेग जो है समय पर निर्भर करता है, इसलिए वेग स्वतंत्र चर राशि हुआ। इसलिए स्वतंत्र चर राशि समय को x अक्ष की ओर और परतंत्र चर राशि वेग को y अक्ष की ओर दिखाएंगे, है ना। तो समय वाले अक्ष में कह रहा है कि 0 0, पहला डाटा दिया हुआ है कि समय 0 समय पर वेग 0 है ना। तो 0 और 0 यहाँ पर है, इसको ले लिए। दूसरा कह रहा है कि 0.50 समय पर वेग है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 0.50 यहाँ है और 100 वेग यहाँ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 से दाईं ओर बढ़े और 0.5 से ऊपर की ओर, और दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर 0.50 और 100 पॉइंट मिला। 1 और 100 लिखा हुआ है, तो 1 है यहाँ और 100 यहाँ पर है। ये एक पॉइंट मिला हमको। इसी तरह से 1.50 और 300 यहाँ, 1.50 यहाँ, तो हमें यहाँ एक पॉइंट मिला। 2 और 200, तो 2 से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे और 200 यहाँ पर है। 200 से दाईं ओर बढ़ रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहीं पर पॉइंट मिलेगा। 2.50 और 100, 2.50 यहाँ है और 100 यहाँ है। 100 से दाईं ओर हम बढ़ रहे हैं और 2.50 से ऊपर की, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला। और फिर 3 और 0 यहाँ पर है। 3 x एक्सिस में 3, y एक्सिस में 0 यहाँ पर मिला। अब इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। देखिए, ये मिल गया। अब इस ग्राफ के आधार पर ये वेग समय ग्राफ प्राप्त हो गया और इस ग्राफ के आधार पर दो प्रश्न का आंसर देना है। पहला प्रश्न है, गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की। तो वेग समय ग्राफ में दूरी या विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर अंतरित क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देख लिया जाए कि ग्राफ के आधार पर कितना दूरी तय किया गया है वस्तु द्वारा। तो इन सभी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल हम नामकरण करते रहे हैं। वो है P Q R S T U, है ना। V का कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये हम नामकरण कर दे। तो क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को ना। यहाँ से सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। कुल कितनी दूरी तय की गाड़ी है, एस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ओ पी क्यू R
की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम एस लिख दे रहे हैं और यहाँ टी लिख दे रहे हैं। टी ओ, देखिए यहाँ पर ओ से शुरू किए, ओ पी क्यू आर टी ओ, मतलब ये संपूर्ण क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम दो भाग में बांटना है। पहला भाग हुआ ओ पी एस, एरिया ऑफ ओ पी एस, ओ पी एस टी ओ, ये एक समलंब चतुर्भुज हुआ ओ पी एस टी ओ, जिसमें दो भुजाएं पी एस और ओ टी समानांतर है एक दूसरे के, बराबर तो नहीं है लेकिन समानांतर है ना। और एक और त्रिभुज बच गया है क्यू आर एस, तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्यू आर एस क्यू, क्यू आर एस क्यू, ये एक त्रिभुज हो गया। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ ओ पी एस टी ओ कितना हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा में हो गया एगो ओ टी और एगो हो गया पी एस, ओ टी प्लस पी एस इंटू दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी। तो इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी कितनी है, लंबिक दूरी कह सकते हैं कि ये है, तो ये दूरी है 100 इंटू 100 प्लस, अब त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, तो 1/2 गुना आधार, आधार है क्यू एस, क्यू एस गुना ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई ये हो गया, तो ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हम नामकरण कर सकते हैं यू, यू तो आर यू। अब वैल्यू रख रहे हैं 1/2 ओ टी प्लस पी एस, ओ टी 3 आ रहा है प्लस पी एस, पी एस कितना हो जाएगा, तो 2.50 में से 0.50 घटा देंगे, 2.50 में से 0.50 को घटा देंगे, ये हो गया पी एस। और दोनों भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी 100 था, तो हम 100 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्लस 1/2 क्यू एस इंटू आर, क्यू एस कितना है, तो 2.50 में से 1 माइनस करेंगे, 2.50 माइनस 1 इंटू ऊंचाई आर यू कितना है, तो 300 में से माइनस करेंगे 100, है ना, तो 300 माइनस 100, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 2.50 में से 0.50 माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 और प्लस 3 5 हो गया इंटू 100 प्लस 1/2 2.50 में से 1 माइनस हो गया, तो 1.50 और 300 में से 100 माइनस हो गया, तो 200। आप देखिए तो कितना हो जाएगा, 500/2 250 प्लस, अब 1.50 को 200 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300/2 150, तो 250 और 150 कितना हो गया
400, अर्थात गाड़ी ने कुल 400 किलोमीटर दूरी तय किया। अब प्रश्न इसका दूसरा भाग कह रहा है प्रश्न का, गाड़ी में अधिकतम त्वरण कब तथा कितना था। तो गाड़ी के अधिकतम त्वरण की गणना करनी, यह पूछ रहा है कि अधिकतम त्वरण कब तथा कितना था। तो ग्राफ के विभिन्न भागों में गाड़ी का त्वरण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए ग्राफ को कौन कौन सा भाग है, किस किस भाग में हमें गाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है। तो पहला भाग हो गया ओपी, दूसरा पी क्यू, तीसरा क्यू आर, चौथा आर, है ना। तो इन भागों में गाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर ले रहे हैं त्वरण ए ओपी, ओपी चाहे ऐसे कर सकते हैं कि 0 से 0.50 घंटा के बीच में हम मालूम कर सकते हैं त्वरण को। तो हम ए ऐसे लिख दे रहे हैं, ए 0 से 0.50। तो त्वरण निकालने के लिए वेग समय ग्राफ में क्या निकालते हैं, ढाल निकालते हैं। तो इस ओपी ग्राफ का ढाल कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 100 और आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक मतलब 0.50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। दूसरा भाग पी क्यू बिल्कुल ही क्षैतिज है, समय अक्ष का समानांतर है, अतः त्वरण 0 होगा। मतलब त्वरण कहाँ से कहाँ तक, 0.50 घंटा से 1.00 घंटा तक, ये जो है कि नहीं 0 है। तीसरा भाग है ग्राफ का क्यू आर, ए क्यू आर। क्यू कितना घंटा पर है, 1 से लेकर के 1.50 घंटा के बीच में ग्राफ का ढाल निकालना होगा। अर्थात क्यू आर ग्राफ का ढाल हमें मालूम करना है, और इस ग्राफ का ढाल ज्ञात करने के लिए लंब बटा आधार, लंब हो गया आर यू, आधार हो गया यू क्यू। तो आर यू बटा यू क्यू, तो आर यू कितना हो जाएगा, आर यू 300 में से 100 माइनस कर देंगे, 300 माइनस 100 बटा यू क्यू, यू क्यू। तो 1.50 में से 1 माइनस करेंगे, 1.50 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 200 बाई 0.50 इक्वल टू हो जाएगा 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। और तीसरा भाग है आर टी, मतलब 1.50 से 3 आवर के बीच में। तो देखते हैं ए 1.50 से 3 आवर के बीच में। तो आर टी ग्राफ का ढाल मालूम करना होगा। हम इस ग्राफ का ढाल मालूम करने के लिए हम इस पॉइंट को भी मान ले रहे हैं, 1.50 आवर वाले पॉइंट को। तो लंब हो जाएगा आर भी, और आधार हो जाएगा भी टी। तो देख सकते हैं आर भी कितना है, 300 है, और भी टी 3 माइनस 1.50, 3 माइनस 1.50, तो 300 बाई कितना हो जाएगा, 1.50। तो कटा करके आ जाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, इसका, इसका, इसका
और इसका, है ना, कौन सबसे बड़ा है? 400, अर्थात 1 घंटा से 1.50 घंटा के बीच गाड़ी का त्वरण सर्वाधिक है। 1 घंटा से 1.50 घंटा के बीच गाड़ी का त्वरण सर्वाधिक है। कितना है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर गाड़ी का सबसे अधिक त्वरण है। और यह त्वरण कितना से कितना समय के बीच में है? तो यह त्वरण जो है 1.5 आवर, 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में ये त्वरण है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कि संलग्न चित्र में सीधी रेखा में गतिमान पिंड का समय वेग ग्राफ दिया गया है। एक्स अक्ष में समय दिया गया है और वाई अक्ष में वेग दिया है। समय सेकंड में है और वेग मीटर प्रति सेकंड में है। और इस ग्राफ से बिंदु B तथा D के बीच औसत त्वरण ज्ञात करना है। तो ग्राफ पहले बना देते हैं कि B तथा D के बीच में ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ये बिंदु दिया हुआ है A, ये बिंदु दिया है B, ये बिंदु दिया हुआ है C, ये बिंदु दिया हुआ है D और ये बिंदु दिया हुआ है E। तो इसको मिला दे रहे हैं, यही ग्राफ है। और इस ग्राफ में कह रहा है कि B तथा D बिंदु, ये C हो गया, ये D हो गया, B और D बिंदुओं के बीच में औसत त्वरण ज्ञात करना है। तो वेग समय ग्राफ है, तो वेग में परिवर्तन, औसत त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लगा हुआ समय। तो औसत त्वरण मतलब A बार इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T होता है। तो डेल्टा V अर्थात वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? D बिंदु पर वेग VD माइनस B बिंदु पर वेग VB बटा लगा हुआ समय। D के सामने 20 है और B के सामने 10 सेकंड है, तो 20 माइनस 10। VD कितना है? 30 है। अब VB कितना है? 10 है। तो 30 घटाओ 10 बटा 20 में से 10 गया 10, मतलब 20 बटा 10 इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण, है ना। तो औसत त्वरण हमें मालूम हो गया। और पूछ रहा है ग्राफ, दूसरा भाग प्रश्न का, कि क्या यह ग्राफ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति को व्यक्त कर सकता है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में त्वरण स्मॉल g अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ त्वरण कितना आया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, जो कि बराबर नहीं है स्मॉल g के। और g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए यह जो ग्राफ है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के गति को नहीं व्यक्त कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ तीसरा प्रश्न में
समय को x अक्ष में दिया गया है जो कि घंटा में है, और वेग विस्थापन को y अक्ष में दिया गया है जो कि किलोमीटर में है। और समय तथा विस्थापन के बीच दो गाड़ियों के लिए ग्राफ खींचा गया है। एक गाड़ी है A, उसके समय और विस्थापन के बीच ग्राफ है ये, और एक गाड़ी है B जिसके लिए ग्राफ है ये। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि गति आरंभ होने पर B गाड़ी A गाड़ी से कितना आगे। तो देख रहे हैं कि जिस समय गति आरंभ हुआ उस समय गाड़ी B 100 किलोमीटर की दूरी पर थी प्रारंभिक स्थान से, और गाड़ी A का विस्थापन 0 था, अर्थात गाड़ी A और गाड़ी B के बीच दूरी थी कितनी दूरी थी, अर्थात गाड़ी B गाड़ी A से कितने आगे थी। तो हम पहला प्रश्न का आंसर बता रहे हैं पहले सॉल्यूशन में। SB माइनस S तो B गाड़ी का विस्थापन था 100 और A गाड़ी का विस्थापन था 0, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर आगे थी गाड़ी B। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि B गाड़ी की चाल क्या है। विस्थापन समय ग्राफ में क्या होता है कि चाल ज्ञात करना रहता है या वेग ज्ञात करना रहता है, तो ग्राफ का ढाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि गाड़ी B का चाल क्या है। तो गाड़ी B का चाल या वेग VB इक्वल टू ढाल हम ज्ञात करते हैं गाड़ी B के लिए। तो यहाँ से एक क्षैतिज लाइन हम खींच दे रहे हैं, है ना, और नाम दे दे रहे हैं ग्राफ का CD, यहाँ पर E लिख दे रहे हैं। तो ग्राफ CD का ढाल हमको निकालना है, तो लंब बटा आधार मतलब DE बटा C। DE कितना है तो 150 घटाओ 100, और C कितना है 2, तो हो जाएगा 50/2 मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी B की चाल है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि A गाड़ी B गाड़ी को कितने समय बाद तथा किस स्थान पर पकड़ लेगा। तो देख रहे हैं कि कितने समय बाद तथा किस स्थान पर पकड़ लेगा, यही ना। तो दोनों की द्वारा तय की गई दूरी बराबर कब होगी ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ को देखते हैं पहले। तो ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि D बिंदु पर दोनों गाड़ियां एक साथ हैं, अर्थात चलने के स्थान से 150 किलोमीटर की दूरी पर, और कितने समय के बाद 2 घंटे के बाद गाड़ी A गाड़ी B को पकड़ लेती है। तो हम यहाँ आंसर में C के आंसर में लिख रहे हैं गाड़ी A गाड़ी B को 2 घंटे बाद चलने के स्थान से 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। और चौथा क्वेश्चन जो है ABC नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, और ये तीसरा का सॉल्यूशन है। तीसरा का सॉल्यूशन ये हो गया, और चौथा का सॉल्यूशन यहाँ से, है ना। चौथा प्रश्न कह रहा है कि A तथा B गाड़ी की चाल में क्या अंतर है। तो गाड़ी B का चाल तो हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी A का चाल हमें मालूम करना है ना। हम यहाँ पर F लिख दे रहे हैं। तो गाड़ी A का ग्राफ है ये OD,
तो इसका ढाल हमें मालूम करना है, मतलब लंब बटा आधार, DF बटा OF, DF बटा OF। DF कितना है? यह है 150 और OF कितना है? 2। तो कितना हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया गाड़ी A की चाल, है ना? तो अब हमको पूछा जा रहा है हमसे कि A तथा B गाड़ी की चाल में क्या अंतर है। तो A का चाल ज़्यादा है, तो BA में से BB को हम हटा दे रहे हैं, तो मालूम हो जाएगा कि चाल में क्या अंतर है। 75 में से हम कितना घटाएं? B की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल में अंतर है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। इसको बढ़िया से देखिए, समझिए और अपने कॉपी पर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना? ग्राफिकल क्वेश्चन में विशेष कोई दिक्कत नहीं होती है ना? अगर प्रयास कीजिएगा तो हम अब आप लोगों से विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।